नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका डिजिटल में और हमारे इस खास कार्यक्रम में जुर्म की अनसुनी दास्तान अनटोल्ड क्राइम सीन में आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। एक ऐसा कांड जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था और जिसमें मासूमों की चीखें एक अंधेरी कोठरी में दबकर रह गई थी। हम बात कर रहे हैं निठारी कांड की। साल 2006, दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर जिला और एक छोटा सा गांव निठारी। कहने को यह दिल्ली के करीब का गांव था, लेकिन अपराध की स्याह दुनिया ने इसे ऐसे जकड़ा हुआ था कि आज भी इसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। उस साल के अंत तक निठारी से कई बच्चे अचानक से गायब हो गए थे। एक के बाद एक बच्चों का यूं लापता हो जाना स्थानीय लोगों और पुलिस के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ था और यह रहस्य लगातार बनता ही जा रहा था। शुरुआत में इसे अपहरण और फिरौती का मामला समझा गया, लेकिन सच इससे भी कई ज्यादा खौफनाक था। निठारी कांड का खुलासा एक ऐसे जघन्य अपराध श्रृंखला से जुड़ा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी कई लापता बच्चों और महिलाओं से शुरू हुई और मोनिंदर सिंह पंढेर की D5 कोठी, इस कोठी का नंबर याद रख लीजिए, D5 कोठी निठारी नोएडा में भयानक खुलासे के साथ समाप्त हुई। लापता होते बच्चे और पुलिस की लापरवाही, यहां से यह कहानी शुरू होती है। साल 2004 से लेकर 2006 के दौरान नोएडा के निठारी गांव से बच्चों और कुछ महिलाओं के अचानक लापता होने की कई शिकायतें दर्ज की जा रही थी। ये सभी बच्चे गरीब परिवारों से थे और उनकी उम्र लगभग 7 साल से 14 साल के बीच में थी। मैक्सिमम बच्चे इसी उम्र के थे, उसमें कुछ किशोर अवस्था के भी थे, कुछ उसमें बालिकाएं भी शामिल थे। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इन शिकायतों को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया, और यही पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही आगे चल करके इस केस में साबित होने वाली थी। अक्सर अपहरण या फिर गुमशुदगी के मामलों को हल्के में लिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि बच्चे शायद भाग गए होंगे या फिर उन्हें काम पर भेज दिया होगा या फिर किसी दूसरे काम से कहीं चले गए होंगे, दोबारा लौट करके वापस आ ही जाएंगे। प्रारंभिक लापरवाही ने कई और अपराधों को भी होने का मौका इस कहानी में भी दिया और लगातार इस तरह के जब मामले आते हैं तो उसमें भी ये मौके दिए जाते हैं। अब पायल नाम की लड़की का लापता होना और इस पूरे मामले की यानी कि निठारी कांड के खुलने में और इसकी जांच में एक नया मोड़ आ जाना। इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई। पायल पंढेर की उसी D5 कोठी तक किसी काम से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर इंतजार करने को कहा। वो ये कहकर अंदर चली गई कि मैं अंदर से रुपए लेकर के तुम्हें देती हूं, आप थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन जब वो वापस नहीं आई, काफी समय तक, काफी घंटे तक वापस नहीं आई, तो रिक्शे वाले ने इसकी सूचना दी। पायल के लापता होने की जांच करते हुए पुलिस ने पंढेर की कोठी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि मोनिंदर सिंह पंढेर एक बिजनेसमैन आदमी था, उसकी ये कोठी D5 जो थी, इसमें उसका एक नौकर रहा करता था जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। और पंढेर कहा जाता है कि एक अय्याश किस्म का आदमी भी था। इस कोठी में वो कभी कभार ही आया करता था, अधिकतम समय वो अपने परिवार के साथ रहता था। और पंढेर के जो संबंध थे, उसके जो रिलेशन थे, बड़े अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, पॉलिटिशियन से काफी मजबूत भी थे। इसीलिए पुलिस डायरेक्ट इस कोठी की तरफ कोई एक्शन पहले तक नहीं ले पा रही थी। अब शवों का मिलना और सनसनीखेज खुलासा कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस कोठी की जांच कर रही थी और इस दौरान कोठी के पीछे एक नाली हुआ करती थी, जिसे हम बड़ा नाला भी कह सकते हैं। इस नाले में जब किसी की नजर गई तो वहां पर कुछ पॉलिथीन्स दिखाई दी गई और इन पॉलिथीन्स को जब खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। इन पॉलिथीन में बच्चों के कंकाल और कपड़ों के टुकड़े मिलने लगे। ये नजारा, ये पूरा दृश्य इतना ज्यादा भयानक था कि पुलिस भी सन्न रह गई। एक के बाद एक कई मानव अवशेष, कई हड्डियां, किसी के सिर्फ हाथ, किसी की सिर्फ खोपड़ियां इस तरीके से बरामद हुई, जिससे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ 1 या 2 गुमशुदगियों का मामला नहीं था, यह सिर्फ पायल का मामला नहीं था, बल्कि उससे आगे भी इसमें बहुत कुछ राज छिपे हुए हैं इस D5 कोठी में। बल्कि यह भी कहा जा सकता था कि यह अब एक बहुत ही ज्यादा भयावह नरसंहार नजर आ रहा था। सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी और उसका कबूलनामा कैसे होता है। पुलिस ने कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक जो उसका नौकर था सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया। शुरुआत में पंढेर ने अपने नौकर हेमराज, जो कि खुद लापता था, उस पर शक जताया। हेमराज नाम का जो उसका नौकर था वो लापता था, उसके ऊपर शक जताया जा रहा था, लेकिन पुलिस का ध्यान फिर कोहली की तरफ गया। अभी तक इस पूरे सिनेरियो में कोहली का कहीं पर कोई जिक्र नहीं आ रहा था, सुरेंद्र कोहली का।
जांच अधिकारी और निठारी चौकी पर तैनात विनोद पांडे ने बताया कि इस मामले का खुलासा सुरेंद्र कोहली की आईडी से खरीदे गए एक सिम कार्ड से हुआ था। कोहली ने 29 दिसंबर 2006 को अल्मोड़ा से इसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये उत्तराखंड अल्मोड़ा का ही रहने वाला था। घर में इसके बीवी बच्चे यहां गांव में रहते थे। लेकिन इसने D5 कोठी में क्या किया वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सख्ती से पूछताछ करने पर सुरेंद्र कोहली ने एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे कर दिए। उसने कबूला कि कैसे वो उन बच्चों को बहला फुसला कर कोठी में लाता था, उनका यौन शोषण करने की कोशिश करता था, कुछ मामलों में ऐसा पाया गया, और फिर उनकी हत्या कर देता था। उसने सिर्फ वो हत्या नहीं करता था बल्कि मृतकों के शरीर के टुकड़े टुकड़े काट करके उन्हें वो पॉलिथीन में पैक करके नाली में फेंक देता था। ये बात भी उसने कबूल की है। उसने ये भी बताया है कि उसने कुछ शवों के अंगों को नष्ट भी किया था। कोहली के कबूलनामे के बाद कोठी से और भी बड़ी संख्या में मानव कंकाल, जो कि पीछे नाला था उसमें और भी ज्यादा मानव कंकाल और शरीर के अंग बरामद हुए। जो गिनतियां पुलिस ने की उसके मुताबिक कुल 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल या फिर अवशेष मिलने की बात सामने आई थी, जिसमें 16 मामलों में सीबीआई ने आरोप पत्र भी दाखिल किए थे। हैरानी तो सबको तब हुई जब कोहली के ऊपर यह भी शक जताया गया कि ये इन हत्याओं को करने के बाद, इनको टुकड़े में काटने के बाद इनको पका करके खाता भी था। मोनिंदर सिंह पंडेर की इसमें क्या भूमिका थी? शुरुआत में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर को भी इस मामले में मुख्य आरोपी माना था, क्योंकि यह एक जघन्य अपराध था और यह अपराध उसी की कोठी D5 में, जिसका मैंने नाम ले चुका हूं, उस कोठी में हो रहा था। इसीलिए उस पर भी यह जघन्य अपराध माना गया। उस पर आपराधिक साजिश और सबूतों को मिटाने जैसे आरोप लगे। हालांकि बाद में सीबीआई जांच और अदालती कार्रवाई के दौरान पंडेर की भूमिका को लेकर लगातार काफी उतार चढ़ाव चलता आया। निचली अदालतों ने कुछ मामलों में उसे दोषी जरूर ठहराया, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलों में उसे सबूत के अभाव में बरी कर दिया, जिससे पीड़ित परिवारों में काफी ज्यादा निराशा भी हुई। सोचिए आप, पंडेर जिसकी वो कोठी थी उसको बरी कर दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। अब इसमें जांच की चुनौतियां और कानूनी लड़ाई क्या थी? इस पूरे मामले में पुलिस की शुरुआती लापरवाही एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अपहरण की और गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को पुलिस सीरियसली नहीं लेती है। इस मामले में भी नहीं लिया था और वही सबसे बड़ी लापरवाही साबित हुई थी। अगर उन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो लगातार 2004 से 6 के बीच में गायब हुए थे, तत्काल प्रभाव से उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती, उनको ढूंढने की कोशिश की जाती, तो हो सकता था कि सुरेंद्र कोहली का ये पूरा कारनामा पहले ही सामने आ जाता और बहुत सारे बच्चों की जान बच सकती थी, जिसमें पायल नाम की लड़की भी शामिल थी। अब बाद में जनता के भारी दबाव और मीडिया कवरेज के चलते यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने विस्तृत जांच की, लेकिन फॉरेंसिक सबूतों की कमी, डीएनए मिलान में चुनौतियां और मुख्य रूप से सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे पर निर्भरता ने केस को कानूनी रूप से और भी ज्यादा जटिल बना दिया। यह पूरा मामला ही जटिल बन गया। निठारी कांड का खुलासा एक भयानक सच्चाई को सामने लाया, जिसने भारतीय समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। यह घटना आज भी लोगों के जहन में एक भयावह याद बनकर ताजा है। तो यह था जुर्म की अनकही दास्तां का एक और नया अध्याय, एक और नया किस्सा, एक और नया केस, निठारी कांड, जिसको उस समय में काफी ज्यादा मीडिया हाईलाइट मिली थी। एक के बाद एक जब जेसीबी उन नालियों की खुदाई करती थी, जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम उन नालियों की खुदाई करती थी, वो तस्वीरें पूरे देश में लाइव चला करती थी। और उस वक्त कई तरह की आशंकाएं और शंकाएं भी लोगों ने जताई। किसी ने कहा कि ये मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, किसी ने कहा ये तंत्र मंत्र और अंधविश्वास वाला मामला है। लेकिन अंततः मामला जो भी हो, यहां पर कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही भी शुरुआत में सामने आई थी, जिसे समय रहते अगर दूर किया जाता तो हो सकता था कि इन बच्चों में से कई बच्चे आज भी जिंदा होते। आज के लिए इतना ही, बाकी आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।